बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सोहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी मुआशी बहाली के प्लान से, जिसके ऊपर काम हो रहा है। प्लान बी प्लान ए बन चुका है। जी हाँ, तीन मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए हैं और हकीकत में अब ये प्लान ए है और IMF प्लान बी है, ये कहना है मुसद्दिक मलिक साहब का। इसके अलावा पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई है, जो कि इस गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसके रास्ते की रुकावटें दूर करेगी। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दौरा फ्रांस में जो है इसके हवाले से बात होगी, मजीद इसमें पेशरफ्त होगी। शेख रशीद साहब ने भी मईशत के ऊपर एक्सपर्ट बनते हुए बात करने की कोशिश की है, उसके हवाले से भी हम बिल्कुल करेंगे बात। इसके अलावा बात करेंगे जी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की, जिसके हवाले से मुख्तलिफ तारीखों के हवाले से कहा जा रहा है। बुखारी साहब ने बहरहाल एक तारीख दे दी हुई है, उस पर भी मैं पूछूंगी बुखारी साहब से। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जो है उसको करने की तजवीज़ जो है वो आपस में दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी से एक बड़ी डेवलपमेंट है जी। लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब, जो कि हम देख रहे हैं कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ काफ़ी अरसे से जो है वो बोल रहे थे, पीपल्स पार्टी ने फाइनली ये फैसला कर लिया कि उनकी बुनियादी रुकनीत को जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक बार फिर से गिरफ्तार हुए हैं। FIA जो कि उनके छूटने से पहले ही बाहर मौजूद थी जब उनकी बरियत हुई थी पहले वाले केस में। कैंप जेल लाहौर से उनको गिरफ्तार किया गया। आपको ये भी बताएं कि कोर कमांडर हाउस हमला केस में चेयरमैन PTI समेत 5 मुल्जिमान की तलबी के समन जो है वो जारी हुए हैं। PTI से एक और बड़ी गिरफ्तारी है। जी हाँ, साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान बेटे और भतीजे के हमरा गिरफ्तार हुए हैं। और एक बड़ी डेवलपमेंट आपको ये बताएं कि सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की जो मंजूरी है वो भी दे दी है, इसके ऊपर भी होगी बात। और इसके अलावा बात करेंगी जी मोदी के दौरा अमरीका की। जी हाँ, मोदी साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले उनकी शिकायत पहले ही वहां पहुंच चुकी है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और कितनी बड़ी सुबकी है भारत के लिए, इस पर भी होगी बात। बुखारी साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आपने तो एक ऐसा भरपूर एजेंडा सामने रख दिया, कैसे समेटेंगे हम इस मुख्तसर वक्त में इसको? लेकिन बहुत ज्यादा चीजें थी और मेरे ख्याल में टाइम मुख्तसर था। जल्द से जल्द मैं भी और व्यूअर्स भी चाह रहे होते हैं कि बुखारी साहब का तज्जिया जो है वो शुरू हो जाए, तो मैंने उसको क्विकली समेटने की जो है वो कोशिश की है। बुखारी साहब मुआशी बहाली का प्लान ये मैं मेरे ख्याल में कहना चाहूँगी, एक 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे कि ये आप कल बड़ी वजाहत के साथ बयान कर चुके हैं कि क्या होने वाला है। मुसद्दिक मलिक साहब ने आज उसकी तस्दीक की है। प्लान बी जो था पहले, अब वो प्लान ए की जगह ले चुका है। हम कोशिश तो करते हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको हम थोड़ा सा वक्त से पहले जो है वो इतला पहुँचा दें। कोशिश होती है पूरी हमारी, लेकिन चूँकि बुनियादी तौर पर हमारा काम तज्जिया करना है, ख़बर देना नहीं है एज सच, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमें देखने वाले जो हैं वो अपडेट रहें। तो आज भी आपने काजी फाइज ईसा साहब की जो बात की है, ये अभी थोड़े देर पहले फैसला हुआ है कि उनको भी उस बेंच पे डाल दिया गया। बात करेंगे इसके ऊपर बाद में। आते हैं जनाब, पहले हम ये IMF के साथ हमारी जो मोहब्बत चल रही है। पहली बात तो ये है कि जी हम तंग आ चुके हैं, नाकों चने चुबा दिए हमको IMF ने। ऐसी कंडीशनैलिटीज़ हैं जो पहले कभी ना सुनी ना किसी मुल्क के ऊपर इम्पोज की गई। हमारे साथ ये मोहब्बत जो है इतनी दरीना है IMF की, और अब तो उसकी इंतहा चुके हो चुकी हुई है। लिहाजा मैं तो ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ IMF का कि उसने मजबूर किया हमारी क़यादत को कि हम कोई और रास्ते तलाश करें, और अल्टीमेटली ये हो गया। देखिए, गुजारिश ये है कि जो मुसद्दिक मलिक साहब ने आज कहा, हमने उसका इंडिया कल अपने प्रोग्राम में दे दिया था कि एक न सिर्फ ये कि एक यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बन गई है, बल्कि आज तो उन्होंने और ज़्यादा तफसील इसकी रिलीज़ कर दी है कि जनाब वो 3 ममालिक हैं जो हमें मेजर स्पॉन्सर्स बनेंगे हमारे। और अब ये प्लान ए नहीं है हमारा कि IMF से पैसे हमें मिल जाए, ये प्लान बी है। प्लान ए ये है कि हम अपने दोस्तों को और उनके करीब होके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करेंगे। नहीं तो बुखारी साहब, आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट के बाद कि अब प्लान ए हमारा IMF नहीं है, IMF को बड़ा फाका हुआ? हाँ जी, वो काफ़ी सारा फाका होगा। अब देखिए उसकी 2-3 सूरतें भी हमारे सामने हैं। पहली बात तो ये कि अमेरिका के सफ़ीर साहब जो हैं वो इसाक डार साहब से मिले हैं। मैं समझता हूँ ये तासुर गलत है कि ये हमारी सिफारिश पर यानी रिक्वेस्ट पे मुलाकात हुई है। अच्छा। वो जब उन्होंने देखा कि ये तो हाथ से निकल रहे हैं, क्योंकि इसको अगर आप थोड़ा सा खोल लें तो एक आलमी मंजरनामा बन रहा है। रूस और चीन की यानी सरबराही में एक ब्लॉक तश्कील पा रहा है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें ईरान है, जिसमें टर्की है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान भी है। और इस खित्ते में हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके एतबार से अमेरिका हमें
हमारी तरफ से आंख बंद नहीं कर सकता। इस रीजन में किसी भी अंदाज में घुसने के लिए उसको हम चाहिए, चाहे वो अफगान वॉर हो, चाहे वो कोई भी सेंसिटिव मसला हो। आपने देखा है हल्की सी यानी तकलीफ हमने पहुंचाई थी, वो सलाला रूट जो बंद किया था, अगर आपको याद हो, चीखें निकल गई थी एक हफ्ते के अंदर अमेरिका की, नाकों चने चबवा दिए थे, जमीन बोस हो गए थे वो। मजाकरात किए उन्होंने हमसे, हमारी सारी बातें मानी, उस पूरे रूट की दोबारा कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी ली वगैरह वगैरह। हम थोड़ा डरते रहे ना अमेरिका से बिला वजह ही। दूसरी बात यह है कि अगर ये ब्लॉक तश्कील पा जाता है तो एक और डेवलपमेंट होगी। अच्छा। जो है कि जो पेट्रो डॉलर है, इसकी ये हैसियत ख़त्म करने का भी इसी ब्लॉक के अंदर अच्छा। जो है वो होगा। और जिस दिन डॉलर पेट्रोल से अलहदा हो गया, उस दिन इसका क्या हाल होगा उस पर भी मैं आप इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। अच्छा। इसलिए अमेरिका को भी अब ज़ोफ पहुंचना शुरू हुआ है, तकलीफ पहुंच रही है उनको। ये पाकिस्तानी कौम भी स्टॉर्म से बाहर निकल गई, अब डॉलर चढ़ रहा है, अब डॉलर जी जी ये जो हमारी सांसें रुकी रहती हैं, इससे हमारी जान छूट जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि असल बात यह है कि हमारे दोस्त जो हैं वो इन आलमी मालियाती अदारों से ज़्यादा रिलायबल है। मैं चीन की मिसाल आपको देता हूँ। चीन को हमने $1 अरब कर्जा वापस किया। अच्छा। वो उन्होंने कहा नहीं, ओके अभी रख लें। अच्छा। वापस दे दिया। सही। $1 अरब 80 करोड़ डॉलर का एक कर्जा दिया, उसको रोल ओवर कर दिया। अभी भी जब भी हम कभी किसी मुआशी और इक़्तिसादी तकलीफ में मुब्तला होते हैं तो सबसे पहले चीन खड़ा होता है हमारी मदद करने के लिए। इसी तरह से हमारे दोस्त ममालिक जिनमें सऊदी अरेबिया है, जिनमें UAE है, ये भी हमारी मदद के अंदर किसी तरह से भी पीछे नहीं रहते हैं। और ये जो प्लान A कन्वर्ट हुआ है अब और IMF B पे चला गया, इसमें भी इन ममालिक का बहुत रोल है। तो एक बात तो ये है कि हमें जो शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए IMF का, वो ये है कि हम दूसरे रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसका भी बड़ा रोल है। वो ज़रूरत थी वक्त की, हमें जो बराह रास्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके रास्ते खोलने चाहिए। हम बहुत वर्सटाइल मुल्क हैं, हमारे पास बहुत कुछ है जिसमें दुनिया इंटरेस्टेड है। अच्छा। बलूचिस्तान भरा पड़ा है मिनरल्स के साथ, ऐसी मिनरल्स हैं जो कहीं दुनिया में और है ही नहीं। हमारे यहाँ जो यानी जो वज़ीरिस्तान, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान है, वहाँ पर कैसी कैसी धातें पड़ी हुई हैं, आप सोच भी नहीं सकते उसका। इसलिए हमें इग्नोर तो नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग की दूसरी मिसाल है आपके सामने, जैसे गोल्ड निकल रहा है। तो ये प्लान बनाना मेरे ख्याल से वक्त की ज़रूरत थी। इनकी इस हवाले से ज़रूर तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने टोटल आंखें बंद करके रिलायंस जो है वो सिर्फ IMF पर रखने के बजाय दूसरे रास्ते एक्सप्लोर किए हैं और रिस्पांस हमें मिल रहा है। मेरा ख्याल ये है कि अब नीयत जो मुझे लगती है इस रजीम की, यानी जो PDM की हुकूमत है उसकी, कि IMF आता है तो आए, अदरवाइज हेल विद इट, वी विल प्रोसीड। मेरे ख्याल से यही कौमों की अप्रोच होनी चाहिए जिसके जरिए वो। अब एक चीज और होने वाली है, वो एक प्राइम मिनिस्टर साहब फ्रांस के दौरे पे चले गए हैं, तो वहां पर चूंकि IMF की जो हेड है वो भी मौजूद होंगी। अच्छा। तो उनसे उनकी मुलाकात का भी इम्कान है। ये डिप्लोमेटिकली कोशिशें की जा रही हैं कि वो मुलाकात वहां हो जाए। क्योंकि हम फ्रांस को इसलिए अहमियत देते हैं कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से अपने ताल्लुकात का बिगाड़ नहीं चाहता। हमारे लिए वो अहम है। हमेशा से वहाँ से भी हमें बहुत मदद मिली है। अगर आपको याद हो GSP प्लस जो है वो हमें हासिल है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ यूरोपीय यूनियन। तो अच्छा बुखारी साहब, क्योंकि ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा था, तो मैं ब्रेक से पहले शेख रशीद साहब को भी इक्तिसादियात सूझ गई है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। देखिए, जिस तरह PTI हुकूमत चला रही थी वैसे आड़त की दुकान नहीं चलती। इसलिए कि मुझे बता दें कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, जिसके वो भूपू रहे हैं, क्या मार के मारे हैं इकोनॉमिकली उन्होंने। ठीक है, पहले 2 साल में आपने लिया। मैं कह रही हूँ कि ये जो हमने सारा तस्करा किया है और मुसद्दिक मलिक साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, शेख रशीद साहब ने तो उसका भरकस निकालने की कोशिश की है। हाँ, अब पता नहीं वो किस सकता। ठीक है, वो ये कहते हैं कि यहाँ तो अपने नहीं कर रहे, पाकिस्तानी नहीं कर रहे सरमायाकारी, तो गैर मुल्कियों ने क्या खा खान है। देखें, वो आड़त की दुकान का जिक्र कर रहे हैं। आड़त की दुकानों में अक्सर ब्रोकर्स, जिनको वो जो मतलब है उसका दूसरा लफ्ज़ जो है वो तो बहुत ही बुरा है, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वहाँ इनकी किस्म के, इनकी नौयत के बहुत सारे ब्रोकर होते हैं आड़त की दुकानों में ना। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से मशवरा ये देना चाहिए कि शेख साहब, इक्तिसादियात के हवाले से आप अपनी चोंच बंद ही रखें तो बेहतर होगा। इसलिए कि कितनी इकॉनमी आपको आती है वो हमें पता है। ठीक है जी, ये भी हो गया जनाब। अभी मैंने आपको जाने नहीं देना है। एक बहावलपुर के साहब है,
उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी है वहाँ एक लोकल अदालत में कि जी हमने तो कभी IMF से कर्जा ही नहीं लिया। सही, ठीक है, वो इट इज़ अ फनी थिंग, लेकिन ये भी जज्बात का इजहार है, वो किसी तरीके से हाँ भी हो सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये कहा जाता है ना बुखारी साहब अक्सर कि जब हम न्यूज़ देख रहे होते हैं तो कहा जाता है कि IMF का कर्जा अब इतना बढ़ गया है, अब फीकस इतना कर्जा जो है हर बंदे के ऊपर इतना कर्ज है। तो मेरे ख्याल में ठीक है ये अप्रोच भी कि भाई मैंने तो कोई कर्जा नहीं लिया, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। और फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि कोई भी मुसलमान अपने साथ कर्ज का लफ्ज़ लेकर मरता है तो उसकी बख्शिश नहीं होती, तो इसलिए हम इससे जो है वो जान छुड़ाना चाहते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो चीज़ है वो इससे जो है वो सामने आई है। जी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ बुखारी साहब, परवेज इलाही साहब जो है वो काफ़ी ज़रा अफसोसनाक किस्म के मनाजिर हमने देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से जो है देखिए परवेज इलाही साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, स्टैंड लिया हुआ, उन्होंने दोबारा से गिरफ्तार हो गए। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। वो अगर सही फैसले वक्त पर नहीं कर सके तो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। उनको अच्छा खासा PDM अपना चीफ मिनिस्टर बना रही थी पंजाब की, और अगर उन्होंने उनकी बात मान ली होती तो आज भी वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते। लेकिन चूंकि उस वक्त वो पता नहीं किस ख्याल में डूबे हुए थे, खान की मोहब्बत इस तरह बुरी तरह लाहक हो गई थी कि उन्होंने पार्टी जाके फेंक दी PTI में। नाउ वेयर इज़ काफ लीग एंड वेयर इज परवेज इलाही साहब, मुझे बताइए कोई आपने देखा कि किसी एक लीडर ने PTI के ने उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया हो, लीव अलोन उनकी मदद करना। सही, तो मुझे बताइए ये किस किस्म की सदारत थी जनाब पार्टी की? मुंह से कुछ सुना ना आपने उनके लिए? तो इसके जिम्मेदार मोहन इलाही साहब, उनके बरखुरदार और परवेज इलाही साहब खुद हैं। ये फैसला उनसे गलत हो गया था। अब हम देख रहे हैं, हमने कल भी बात की थी कि चौधरी शुजात साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, परसों शायद हमने की थी। तो उसके बाद उनकी वापसी ख़ानदान में होती है पहले, और उसके बाद वो पार्टी में वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, ये एक इवेंचुअलिटी हो सकती है। अच्छा। लेकिन जो कुछ भी आज उनके साथ हो रहा है इसके जिम्मेदार वो खुद है। सही, छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से ये सवाल जो है बहुत बार उठाया जाता रहा है, लेकिन अब प्रैक्टिकली इसके ऊपर जो है वो चीज़ें हो रही हैं। पार्टी के अंदर सोचा जा रहा है कि किस तरीके से वेलकम होगा, क्या होगा, कौन सी तारीख जो है वो तय की जाएगी, कितने लोगों को इकट्ठा करना है, कहाँ उनको लैंड करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब ये जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, एक बड़ा सवाल जो कि बार बार जो है वो पूछा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के जानिब से रहनुमा शायद इसका जवाब देते देते थक गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अब हम देख रहे हैं कि इस हवाले से पेशरफ जो है वो हो रही है, क्योंकि मशवरे होना शुरू हो गए हैं कि कहाँ लैंड करना है, किस तारीख को आना चाहिए, कितने लोग इस्तकबाल के लिए जो है वो होने चाहिए। बुखारी साहब, आप तो एक तारीख दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मुशावरत का सिलसिला जारी है। मुझे लगता है कि तारीख वो तय हो जानी है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंपॉर्टेंट। आप ठीक कह रही हैं। देखें, इस किस्म की जब वापसी होती है, खास तौर से 3 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं, एक तो इसको इन्हें बनाना है बहुत बड़ा शौक है, वो वापस आए तो एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ हो। मिलियन मार्च की बात हम सुन रहे हैं। अच्छा। और कोई बाइद नहीं है, अगर नून लीग की क़यादत चाहे तो इतने लोग इकट्ठे कर सकती है। वापसी उनकी जो है वो अब तय हो गई है कि होनी है। तारीख की ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जाहिर है आपने लीडरशिप को अपनी को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, तभी तो बातें तय होती हैं ना। लेकिन ये खान साहब, नवाज शरीफ साहब तो अब आए के आए। अच्छा। और उनके आने से कई जगह पर परेशानी लायक है, ये मैं जिक्र करना चाहता हूँ, तफसील से नहीं, अगले किसी प्रोग्राम में करेंगे। अभी बता दें ना कहाँ उससे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खुश है। अच्छा। ना उससे खान साहब खुश हैं, ना उससे हमारी अदलिया खुश है। अच्छा। तफसील बाद में, ठीक, ये मैंने तफसील आपको बाद में। जी ठीक है जी। तो अब आए के आए और फिर हाँ, वो आ रहे हैं। आपकी तारीख को लॉक कर लिया जाए। हाँ, मेरा ख्याल से उसको तो लॉक रखें आप अभी। ठीक है जी। और लाहौर में लैंड करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। नेचुरली वो उनकी वापसी नेचुरल लाहौर में बनती आपको लगता है कि अगर तारीखी इस्तकबाल चाहते हैं तो फिर लाहौर इज द राइट प्लेस? ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने आज एक बड़ा फैसला किया बुखारी साहब, वो शायद आप तो कहते होते हैं कि उनको पहले कर लेना चाहिए था काफ़ी, लेकिन बहरहाल उन्होंने काफ़ी पेशेंस का मुजाहरा करने के बाद हम देख रहे हैं कि लतीफ़ खोसा साहब की और इत्तेज़ाज़ अहसन साहब की बुनियादी रुकनियत जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। मैं आपको ईमानदारी से, हमारी पार्टी में नहीं, मैं आपको ईमानदारी से कहूं कि ये क्रिमिनल डिले की है लीडरशिप ने पीपल्स पार्टी की, क्योंकि ये एक तवील अरसे से पार्टी की जड़ें खोखली कर रहे थे। इनके दिलों में मोहब्बत ऊद आई थी खान साहब की, विच इज़ ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। आपको अगर कोई लीडर पसंद है आप अपनी पार्टी छोड़े, जाके उसको ज्वाइन करें, कोई नहीं रोक सकता आपको, ये आपका राइट है। लेकिन आप पार्टी के अंदर होते हुए उनकी मोहब्बत को दिल में बसा के अगर पार्टी की तबाही कर रहे हैं तो इसकी आपको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।
और फिर जो ऑब्जेक्टिव है उनका वो इतना पर्सनलाइज्ड है कि मुझे तो शर्म आती है उसका तज़किरा करते हुए भी, लेकिन मैं करने से बाज नहीं आऊँगा। पहली बात तो ये है कि खोसा साहब ने पहले तो मुतालबा किया कि जी मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाए, वो नहीं बनाया उन्होंने, ज़का अशरफ का नाम आ गया। फिर उन्होंने कहा जी मेरे बेटे को टिकट दें आप। अच्छा, फिर जब वह उसमें भी घास नहीं डली तो फिर उन्होंने वही टिकट पीटीआई के खान साहब से भी मांगी है अपने बेटे के लिए। अच्छा, तो मिल गई? वो एक इतला ये है कि मिल गई है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी जल्दी। ठीक है। दूसरी तरफ जनाब इत्तेज़ाज़ हसन साहब, मेरे ख्याल से उनसे बड़ा एहसान फरामोश मैंने पार्टी की लीडरशिप का और कोई नहीं देखा। देयर इज़ नो पैरेलल। मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ इसलिए कि उन्होंने ये हरकत एक दफ़ा बहुत पहले भी की थी। भुट्टो साहब जिंदा थे, उनके दौर में भी उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी और जाके असर खान की तरीके इस्तक़लाल में शामिल हो गए थे। सो वफा उनकी सरिश्त में है ही नहीं, ठीक है। इनकलाबी रही हैं शुरू से वो, इसलिए वो इस ऐसे खौफनाक बयानात उन्होंने पार्टी और पार्टी की लीडरशिप के बारे में दिए हैं कि कैसे बर्दाश्त किया जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो साहब ने, मेरी समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से वो टॉलरेंस की अल्टीमेट मंजिल है जिसका मुजाहरा उन्होंने किया है। बिलाखिर उन्होंने उनकी मेंबरशिप दोनों की जो है मुअत्तल कर दी है। अब रह गया उनका CEC से निकाला जाना, वो भी मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल निकल जाएंगे। वो मनसूखी की दरखास्त तो सिफारिश कर दी गई है। जी हाँ, वो इनिशिएट कर दिया गया है, लेकिन चूंकि उसकी एक फॉर्मेलिटी है, उसका एक तरीका कार है, वो उसी के तहत होगी। लेकिन ये पीपल्स पार्टी के दरवाजे अब इन दोनों के ऊपर बंद है। सही है। अच्छा, अब ये कोर कमांडर हाउस हमला केस है जी, चेयरमैन PTI समेत 5 मुल्जिमान की तलबी के समन जारी हुए हैं, तो ये अब ये आज शाम पेशी थी 7 बजे, तो वो मेरे ख्याल में हो गई होगी। अब इसी को या तो हो जाना चाहिए या फिर गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाएं। अगली दफा तो फिर अरेस्ट ही होंगे। वो गिरफ्तारी के लिए तो तैयार नहीं है वो, तो आप देखें कि हर जब पेशी होती है तो वो रात को तकरीर ऐसी ही करके जाते हैं कि आखिरी है। नहीं, वो तकरीर आखिरी करते हैं, लेकिन वो जब लास्ट टाइम कोर्ट में गए थे, इस्लामाबाद तशरीफ ले गए थे ना, वहाँ वो बैठे हुए थे सेक्रेटरी असेंबली के अपने कोर्ट के दफ्तर में। वहाँ 2 बंदे आए, कोई अपने काम से कुछ और काम कराने के लिए, तो ये बाथरूम में गए हुए थे, तो वहाँ से निकले नहीं हैं ये। अच्छा। इसलिए उनका ख्याल ये था कि शायद मुझे पकड़ने आए हैं, तो इतने बड़े बहादुर हैं, मैं छोड़ दें उनकी बहादुरी के किस्से। अल्टीमेटली लोगों को पता चल जाएंगे, पहले भी पता चल गए हैं। अच्छा। तो मजीद भी मेरा ख्याल है बहुत जल्दी। ये किसने पेश होना है? बुशरा बीबी को बुलाया गया था, हमाद अजहर हसन, न्याजी मुराद से, ये वो वाले लोग हैं जो कि मतलब बुशरा बीबी तो खैर पता है, ये वो वाले लोग हैं छुपे बैठे हैं। ये वो वाले लोग हैं जो सोफों पे तो ज़रूर बैठे हैं, लेकिन वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं जो कुछ जमान पार्क के बाहर हुआ था, जब पेट्रोल बम फेंके गए रेंजर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर। ये वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं 9 मई को होने वाले कोर कमांडर के अटैक के हवाले से। ये वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं अस्करी टावर को जलाए जाने के। ये इनके ऊपर चार्जेस बहुत खौफनाक नौयत के हैं और इनकी मौजूदगियाँ साबित है वहाँ। नथिंग नीड्स टू बी प्रूव्ड। सबूत इनके मुतल्लिक हैं, वीडियो सबूत भी हैं, इनकी तकारीर भी हैं, इनके उकसाने वाली वो स्टेटमेंट्स भी हैं सारी। तो ये मेरे ख्याल से बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये भी जल्दी कोई ना कोई रंग लाएगा। ये जो सिलसिला है खास तौर से कोर कमांडर हाउस का, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें तो फिर कोई रियायत जो है वो तो बारहा कहा गया है कि इस मामले में जो है वो कोई रियायत जो है वो नहीं मिलेगी। फैसल वाडा साहब एक बार फिर से मैदान में आया और मेरे ख्याल में, मैं हमेशा कहती होती हूँ कि वाडा साहब आजकल जो बात करते हैं ना, मेरे ख्याल में ज़रा उसको गौर से सुनना चाहिए, उसके पीछे होती है बड़ी प्रेडिक्शंस वो पहले कर चुके हैं और सही साबित भी हुए हैं। अब वो जी एक तो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री के नोटिफिकेशन पर पहले दस्तखत किए थे आरिफ अलवी साहब ने, फिर चेयरमैन से मशवरा किया था, ये एक वो खबर दे रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में आज़ाद लोग जो हैं वो ज़्यादा बड़ी तादाद में कामयाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि फैसल वाडा को आप नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक वो पार्टी के अंदर रहे थे वो बहुत क्लोज लोगों में से शुमार होते थे। इमरान खान साहब के कॉमरेड्स इन आर्म्स में उनका शुमार होता था। उन्होंने काफ़ी एक्सपोज किया है पार्टी को भी, पार्टी की लीडरशिप को भी। बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज़ उसके हवाले हैं और मेरे ख्याल से वो चीज़ें लोगं को फैसल वाडा के ज़रिए पता चली हैं जो पहले नहीं पता थी खान साहब के बारे में या खान साहब की पार्टी के बारे में। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि एक और बात जो उन्होंने बड़े वसूख से कही है वो ये है कि एक तो ये वो उन्हीं लोगों का साथ देंगे जिनको वो आज़ाद करार दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। ये आज़ाद जो हैं ये किसकी बी टीम बनेगी इसके हवाले से अभी कुछ कहना जो है वो कबल इस वक्त होगा, लेकिन बहरहाल उनका ये जो आर्गूमेंट है कि एक बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स जीतेंगे और फिर वो जिस भी पार्टी के साथ बैठेंगे वही हुकूमत बनाएगी। इंदिया ये है वो जो दे रहे हैं। इसलिए उनका ख्याल ये है कि वो जो है वो
आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और उनका ख्याल ये है कि वो जीतेंगे भी। और उनकी बातों को सीरियस लेने की मेरे ख्याल में बुखारी साहब ये भी वजह होनी चाहिए कि उन्होंने जिस टाइम पे पार्टी को छोड़ा, अब उनके कनेक्शंस थे, उन्होंने सेंस किया चीज़ों को। लेकिन एक बात जो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है जो उन्होंने असद उमर के बारे में कही है, वो जो खान साहब के एरिस्टोटल थे, जी जी, वो उन्होंने कहा है नहीं उन्होंने तो कैटेगोरिकली उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी को तबाह करने की वाहद जिम्मेदारी असद उमर के ऊपर है। और मैं सब्सक्राइब करता हूँ व्हाट वाडा इज सेइंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये वो लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि हमारा तो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और पार्टी ने उनको निकाल भी दिया है, लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते थे ये इमरान यानी पार्टी का जो हेड है वो हमारी रेड लाइन है, और अगर ये हुआ तो खून बहेगा, ये पता नहीं क्या क्या कहेगा ये। और शेख रशीद जान दोनों को अपनी ज़बान पर कोई काबू नहीं था, एक ऐसा खौफनाक मंजरनामा दिखाते थे कौम को कि पता नहीं क्या क़यामत टूट पड़ेगी। वो क़यामत जो है वो इस वक्त ज़मान पार्क के बेडरूम में तशरीफ रखती हैं। अच्छा। और कोई क़यामत वामत नहीं है। अच्छा, पीटीआई के एक साबिक वफाकी वज़ीर की आज गिरफ्तारी है, गुलाम सरवर खान साहब, याद होगा? जी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उन्होंने जो शोहरत पाई है वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसकी बर्बादी का वो बायस बने हैं। वो अपनी मोहब्बत में अपने पार्टी के लीडर के जो उन्होंने बयान दिया था कि जी जितने पायलट हैं पीआईए के उनके तो लाइसेंस ही जाली हैं, 2 नंबर है, पूरी दुनिया में पीआईए बैन हो गई और जिसका अरबों रुपए में नुकसान हुआ हमें, और किसी ने पूछा तक नहीं इनसे। इनको तो इनके खिलाफ तो बहुत खौफनाक एक्शन होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी जो है और हवालों से हुई है, वो हवाले भी बड़े खौफनाक हैं। सही है। जब आप लोगों को रूपोश कराते हैं तीनों सानहों में जी 9 मई में जलाओ घिराव और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में भी जी 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 तो गिरफ्तारी इनकी हो गई है। इनके बेटे और भतीजे के हमरा ये गिरफ्तार हुए हैं और कहा जा रहा है कि किसी दोस्त के घर के छुपे हुए। देखिए जिसने रोल प्ले किया है 9 मई में, जिसने रोल प्ले किया है 25 मई में, 26 नवंबर में, उनको हिसाब तो अब देना पड़ना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो बचता कोई नहीं है। सही। अच्छा, सदर मुमलिकत ने आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी जो है वो दे दी है, और बड़े आजकल साइलेंट या फिर क्या उसको कहेंगे कि बिल्कुल भी मजामत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, कोई बयानात देते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको लग रहा है कि सदर साहब ने अब सीखा है बहुत सारी चीज़ों से और अब उनको लगता है कि अब नहीं फ़ायदा कोई? उनके पास मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई चारा नहीं था, पहले उन्होंने करके देख लिया है। अच्छा। क्योंकि जो दक्षत वो नहीं करते थे समरी के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली फिर लॉ भी बन जाता था और हो भी जाता था। अच्छा काम किया उन्होंने कि आने वाले एक चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल बनाने के बजाय उन्होंने चुप करके उसके ऊपर साइन कर दिए हैं। जाहिर है उनकी पार्टी के चीफ सब मुश्किल तो बहुत हुआ नहीं अभी आप इस समरी के ऊपर दस्तखत करते हुए, क्योंकि इसके हवाले से तो बहुत ज्यादा जी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, जाने नहीं दूंगा आपको मैं। देखिए पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा अदलिया की क़यादत है वो बहुत सारे प्लान बना के बैठी हुई थी। इस वक्त पता नहीं मौका है कि नहीं कि उसकी तफसील में जाने का। काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक साजिश हुई, उस साजिश में अदलिया की टॉप लीडरशिप शामिल थी। उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए पीटीआई की क़यादत, ख़ास तौर से उसके चीफ और जजेस ने मिल के साजिश की, जो कामयाब नहीं हुई। रेफरेंस दायर किया गया जिसके अंदर गवाही और शवाहद नहीं थे, इसलिए वो कैंसिल हुआ। और उसके बाद ये प्लान भी बना था कि 10 साल में कौन कौन जो है, किसको 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, कौन उसके बाद 3 साल के लिए बनेगा, माइनस काजी फाइज ईसा। एक तो मुझे खुशी होने वाले चीफ जस्टिस उस कहानी में कहीं भी नहीं थे। हाँ जी, मैं अर्ज करूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि एक तो इनके आने से वो एक्टिविज्म, जुडिशल एक्टिविज्म जिसको कहते हैं, जो इफ्तिखार चौधरी के दौर में शुरू हुआ था, वो और फिर वो खोसा साहब से होते और वो फिर वो गुलजार साहब से होते और फिर वो साकिब निसार से होते हुए और अब बंदयाल साहब तक पहुंच गया था, उसका खात्मा हो जाएगा। अच्छा। और मेरिट्स पर फैसले होने की गुंजाइश निकलेगी एक तवील अरसे के बाद। भुट्टो के मर्डर के फैसले के बाद से अब तक हमारी अदलिया की रेपुटेशन ये है कि दुनिया की जो लिस्ट है उसमें हम 131वें या 130वें नंबर पर हैं। सही। तो इसको बहाल करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए ऐसे जजेस आएंगे जो फैसला करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, ना मैं तवक्को रखता हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब उस वक्त की हुकूमत की मर्जी के फैसले करेंगे, ना वो इस तरह से कट हुए हुए हैं, ना इस तरह से उनकी ट्रेनिंग है। वो दबंग फैसले करेंगे और मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा यही है कि आप केस के मेरिट पर फैसले करें, इंडिविजुअल की बुनियादों पर फैसले ना करें। चलें, वी होप के चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों, क्योंकि सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम होता है उसका सही होना एक माशरे में बहुत ज़्यादा जो है वो एक ज़रूरी चीज़ होती है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। दौरा अमेरिका के लिए गए मोदी साहब और वहां पर उनके पहुंचने से पहले उनकी शिकायत पहले ही पहुंच गई। नहीं, हमने नहीं की है उनकी शिकायत जो है वो उनके अपने ही मुल्क से उनके जाने से पहले वहां पर पहुंच चुकी हुई थी। 75 अरकान कांग्रेस जो हैं और ऐवान नुमाइंदगान, उन्होंने भारत में जारी जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उस पर सदर जो बाइडन को खत लिखा है कि जनाब आपकी मुलाकात होनी है, मोदी साहब को कोई अकल दीजिएगा, कोई समझाइएगा। बुखारी साहब, ये तो बड़ी सुखी की बात है कि आप एक अहम दौरे के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पर आपके अपने ही मुल्क से जो शिकायत वहाँ पहुँचती है, आप जो मजालिम उठा रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ये तो मेरा ख्याल है बड़ी सुबकी की बात है। देखें, दो बातें आयशा इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात की खुशी कह लीजिए, इस बात का इत्मीनान है कि वो लोग जो बहुत बड़े मामे बनते हैं, इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस बनते हैं, उनको ना स्टेट टेररिज्म नज़र आती है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ भारत कर रहा है, ना उनको वो अक़लीतों के ख़िलाफ़ सलूक याद आता है जिसमें ईसाइयों के चर्चेस जलते हैं या इस किस्म की वारदातें होती हैं। तो बिल आखिर उनकी भी आंखें खुली हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं जनाब, वहाँ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है। हमारे हवाले से एक ख़त लिखा था 69 अरकान कांग्रेस एंड सेनेट ने, उसका तो बड़ा चर्चा हुआ था, उसकी तो बड़ी लय दे हुई थी उसके ऊपर, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आज हमारा फॉरेन ऑफिस किधर है? इस खत के लिखने के बाद कौन सी कैंपेन हमने चलाई है हिंदुस्तान को एक्सपोज करने की? कश्मीर को जिस शख्स ने सिल्वर प्लेटर पर रख के पेश कर दिया था, वो जो आपके चहेते लीडर हैं, जो कहते थे हर जुम्मे को 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करूंगा, वो किधर है? पहली हरकत वो हुई और अब ये हरकत है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ से सवाए फॉरेन ऑफिस के एक हल्के से छोटा सा पोलाइट सा स्टेटमेंट के और कोई नहीं बोला है। नहीं, बुखारी साहब, अगर सिचुएशन को रिवर्स कर लें कि अगर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई खत लिखा जाता तो अब तक वो बैंड बजना था हमारा कि जिसका हिसाब कोई नहीं। एक तो ये फेलियर है हमारे फॉरेन ऑफिस का और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का। मतलब आई ब्लेम द पीडीएम गवर्नमेंट ऑल्सो कि आप तो इसको लेके हंगामा खड़ा कर देते, आप इसके ऊपर डॉसियर जो है वो रिलीज करते, पूरी दुनिया को पता चलता कि हिंदुस्तान वहाँ इस वक्त क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। वहाँ कत्लो गारत हो रही है, औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, जवान लोगों को चुन चुन के हल्के हल्के जवाज बना के उनको कत्ल किया जा रहा है। शहीदों के कब्रिस्तान जाके ज़रा देखें वहाँ क्या हाल हो गया है। और अब सिर्फ ये महदूद नहीं रह गया आज़ाद कश्मीर यानी जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ तक, बल्कि इसका सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। ऐसे ऐसे इमेजेस आ रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं जहाँ अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो ना सिर्फ ये कि शर्मनाक है बल्कि इतना दर्दनाक है कि दिल दहल जाते हैं उसको देख के। मगर ये मोदी साहब को पहले इसी अमेरिका की हुकूमत ने दहशतगर्द करार दिया होता, याद नहीं आपको? उसका दाखिला बनता, उसको वीज़ा नहीं मिलता था वहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये चीन के खिलाफ चूंकि उनको ये खड़ा करना था हिंदुस्तान को, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करके हड़प कर गए सारे। अमेरिकन लीडरशिप की ये शर्मनाक कोशिश जो है, इसको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए था और ये काम हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारे एम्बेसडर जो हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में उनको चाहिए था कि इसको वो एक कैंपेन का हिस्सा बनाते। आज भी, अब भी उसके दौरे के दौरान वहाँ मुजाहरे होने चाहिए। मुझे तवक्को है कि कश्मीरी वहाँ मुजाहरा करेंगे, यकीनी तौर पे करेंगे। मोदी जहाँ कश्मीरी तो वहाँ पर मुजाहरा करेंगे। मुझे बताइए कि अमेरिका की मुनाफकत या फिर डुअल पॉलिसी हमारे बिल्कुल सामने है, जहाँ पर उनको सूट करता है वहाँ पर आंखों के ऊपर वो पट्टी बांध लेते हैं और जहाँ पर उनको नहीं करता वहाँ पर इंसानी हकूक़ के लंबरदार बन जाते हैं। अब उन्होंने तो ये कहा है, मतलब वो जो खत लिखा गया उसमें कहा है 75 अरकान कांग्रेस और ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से कि सदर जो बाइडन जो हैं, मोदी साहब ने चूंकि आके मुलाकात करनी है तो उनसे बात करें। तो बाइडन साहब अब ये गोल कर जाएंगे ये सारा? मेरे ख्याल से गोल करना मुश्किल है, इसलिए कि इतने बड़ी तादाद में जब अरकान सेनेट और कांग्रेस खत लिखते हैं तो इसको उठा के रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। यकीनी तौर पे मुज़ाकरात के दौरान सदर बाइडन को ये बात करनी पड़ेगी मोदी से और मोदी साहब को इसके ऊपर कोई ना कोई बयान देना पड़ेगा। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है ना किस तरीके से डिप्लोमेसी हाउ इट वर्क्स। मैंने यूनाइटेड नेशन भी कवर किया हुआ है, मैंने अमेरिका के दौरे भी कवर किए हुए हैं, तो वहां पर इससे गुरेज मुमकिन नहीं है। लेकिन देखना ये है हमारे नुमाइंदगान बैठे में वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? इसी का तो रोना मैं रो रहा था अभी तक कि भाई आपने इसके रिस्पॉन्स में कुछ प्लान किया है, नहीं किया है, नहीं किया तो अब कर लें। हाँ। उसका 3 दिन का दौरा है, 3 या 4 दिन का दौरा है, उसके दौरान
ना सिर्फ वहाँ प्रोटेस्ट होने चाहिए बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर वहाँ पर हमें डॉसियर तकसीम करना चाहिए। वहाँ आपको पता दुनिया की पूरी क़यादत वहाँ बैठी होती है, दुनिया के ममालिक यूनाइटेड नेशंस में है, वाशिंगटन में सारे सफ़ीर हैं। तो ये हमें एक कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि जिस तरीके से हड़प किया है कश्मीर को, ये उगलवाना है हमें, हिंदुस्तान को ये उगलना पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ की जो जद्दोजहद आज़ादी है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है और वो ब्लीड करा रही है इंडिया को। ये आसान काम नहीं है उसको हड़प करना, और ना ये कभी होगा। कश्मीरियों को बिलाखिर अपनी आज़ादी मिलनी है, लेकिन फिर गिला हमें अपनी डिप्लोमेटिक कोर से है, फिर गिला हमें अपनी वजारत खारजा से है कि भाई इस अपॉर्चुनिटी को कैश ऑन, इसको तो आप इसको कैश करें, इसको पूरी दुनिया के अंदर मुनादी करके गए। देखिए जनाब, हम नहीं कह रहे, ये 75 अरकान सेनेट व कांग्रेस अमेरिका के कह रहे हैं कि वहां पर इंसान की और इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है और रुथलेसली हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। किधर है यूनाइटेड नेशन जनाब, आप मुझे बताइए, आप किधर है यूरोपीय यूनियन? हालांकि यूरोपीय यूनियन से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वहाँ के जो मेंबर्स हैं यूरोपीय यूनियन के, वो क्यों इसके ऊपर रेजोल्यूशन लेके नहीं आते, क्यों कंडेम नहीं करते हिंदुस्तान को? इतनी बड़ी छूट जो दे दी गई और है तो किसी ने नहीं हिंदुस्तान कुछ किया, उनके अपने लोगों ने ही जो है ये मसला उठाया है। हालांकि हम काफ़ी देर से ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होते देख रहे हैं, मुसलमानों की ज़िंदगी जिस तरह से जीरन है, मुसलमान जो हैं उनसे, सिखों के साथ देख लीजिए क्या हो रहा है। हाँ, हिंदू जो है वो मजहबी नारे जो हैं वो लगवाए जा रहे हैं। बहरहाल एक और इसके ऊपर बात यह है कि ये तमाम काम करके मोदी साहब गुजर के भी हमारे यहाँ से गए हैं, और इस दफ़ा तो उन्हें ये तौफीक भी नहीं हुई कि नीचे किसी को पैगाम ही दे दें, क्योंकि होता ही है कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है ये कि जब किसी मुल्क के ऊपर से आप फ्लाई करते हैं तो आप उसके लोगों को और उसकी लीडरशिप को यानी इजाजत तो इजाजत होती है। ये एक प्रोविजन ऐसी है जिसको रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए जो कन्वेंशंस हैं, खासतौर से जिनीवा कन्वेंशन जो है उसके मुताबिक ये प्रोविजन मौजूद है। लेकिन ये भी एक कर्टसी है कि आप जाते हुए पैगाम वहाँ दे के जाएँ। मुझे वो पैगाम ना दें, जहन्नम में जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मोदी, उसकी हिंदुत्व पॉलिसी, उसकी बीजेपी, उसके आरएसएस के गुंडे जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी तरफ से उसकी प्रोजेक्शन और उसके ऊपर कैंपेनिंग नहीं हो रही। सही, मैं मुतालबा कर रहा हूँ अपने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कि प्लीज़ आंखें खोलें और उसके दौरे के दौरान वहाँ पर लोगों को रियलाइज करवाएं कि हिंदुस्तान कितना बड़ा इंसानी हकूक़ का पायमाल करने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।